नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। शहर में आज से 2 दिन रहेगा संत शिरोमणि श्री गजानन महाराज की पालकी का मुकाम। आज पालकी का शहर में जगह जगह किया गया जोरदार स्वागत। डाबकी रोड परिसर के गजानन महाराज मंदिर के सामने पालकी का जंगी स्वागत। पालकी में शामिल वारकरियों के लिए ठंडा शरबत व कोल्ड ड्रिंक का वितरण। शहर में जल्द बनेगा महामानव का 50 फीट ऊंचा पुतला। बेघर निवारा केंद्र का देयक अदा करने के लिए मनपा के सभागृह में लेना पड़ा मतदान। ओपन स्पेस घोटाले को लेकर शिवसेना के सागर भारुका का बड़ा आरोप। बोले 1000 करोड़ का शहर में हुआ ओपन स्पेस घोटाला। अनुसूचित जाति के आरक्षण वर्गीकरण को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर वाशिम शहर में निकला विशाल मोर्चा। संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज की 57वें पालकी यात्रा का आज मंगलवार को शहर में आगमन हुआ। भोरत में रुकी पालकी अपने अगले 2 दिनों के मुकाम के लिए शहर में दाखिल हुई। शहर में हर जगह पालकी का जोरदार स्वागत किया गया। श्री गजानन जय गजानन गण गण गणात बोते, पारंपरिक बैंड मृदंग की धुन, जय गजानन जय घोष भजन के साथ आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर के लिए निकली श्री संत शिरोमणि गजानन महाराज की पालकी का आज अकोला शहर में शानदार आगमन हुआ। शहर के डाबकी रोड परिसर में पालकी के स्वागत की जंगी तैयारी की गई थी। रास्ते पर जगह जगह परिसर की महिला तथा युवकों ने पानी का छिड़काव कर सुंदर रंगोलियां निकाली थी। जगह जगह पालकी पर भक्तों द्वारा फूलों की बारिश की गई। सामाजिक संगठन और नागरिकों द्वारा पालकी में शामिल सभी वारकरियों के लिए ठंडे जल और फलाहार के वितरण की व्यवस्था की थी। सुबह 11 बजे के आसपास डाबकी रोड स्थित खंडेलवाल विद्यालय में पालकी ने थोड़ी देर विश्राम किया। इसके बाद पालकी अपने पहले मुकाम के लिए मूंगीलाल बाजुरिया विद्यालय की ओर रवाना हो गए। शहर के अलग अलग रास्ते पर पालकी व वारकरियों का स्वागत शानदार तरीके से किया गया। पालकी में करीब 700 वारकरी शामिल हैं, जो पारंपरिक बैंड मृदंग और मंजीरे की धुन पर भजन करते हुए चल रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी वारकरियों के लिए विशेष चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई गई थी। पूरे पालकी मार्ग पर आरोग्य यंत्रणा अलर्ट में थी। शहर के पूरे रास्तों की सफाई महापालिका की ओर से की गई थी, जबकि पालकी के साथ शहर के कुछ स्वयंसेवक चल रहे थे। वह भी पालकी मार्ग की सफाई कर रहे थे। हरिहरपेट परिसर के गजानन भक्त चूड़ामन परिसिया पिछले 40 सालों से वारकरियों की निःशुल्क सेवा, उनके जूते व चप्पल दुरुस्त कर उनकी पॉलिश कर देने का काम करते हैं। इस काम में उन्हें प्रहलाद जुड़ेवार, गणेश शिरसाट व दशरथ परिसिया ने सहयोग दिया। डाबकी रोड से निकली पालकी काला मारुति मंदिर होते हुए बड़ा पुल, महाराणा प्रताप चौक, गांधी रोड, महापालिका, निशान टावर, चिवचू बाजार, स्वावलंबी विद्यालय के सामने से होते हुए मूंगीलाल बाजुरिया विद्यालय पहुंची, जहां पालकी का आज पहला मुकाम रहेगा। कल पालकी का मुकाम हरिहरपेट परिसर स्थित शिवाजी टाउन विद्यालय में रहेगा। इन 2 दिनों में पूरा शहर गजाननमय हो जाएगा। संत शिरोमणि श्री गजानन महाराज की पालकी का शहर के डाबकी रोड परिसर में आगमन होने के बाद पालकी का भव्य स्वागत किया गया। आरआरसी नेटवर्क के संचालक पंकज देशमुख ने श्री की पालकी का पूजन कर महाराज के दर्शन लिए। इस अवसर पर शेगांव संस्थान की ओर से पंकज देशमुख का सत्कार किया गया। पालकी के शहर में आगमन को लेकर डाबकी रोड इलाके में उपस्थित हजारों भक्तों में काफी उत्साह देखने मिला। इस मौके पर पालकी का शानदार स्वागत किया गया। आरआरसी नेटवर्क के कार्यकारी संचालक पंकज देशमुख ने बड़े भक्तिभाव से पालकी की पूजा की और संत शिरोमणि के दर्शन किए। इस मौके पर गजानन महाराज संस्थान की तरफ से पंकज देशमुख का शाल श्रीफल देकर स्वागत किया गया। श्री संत गजानन महाराज मंदिर की तरफ से पालकी के साथ आए वारकरियों और दर्शन के लिए आए भक्तों को नींबू पानी का वितरण किया गया, जबकि मोहन भाऊ भगत और उनके दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक का वितरण किया।
इस शुभ मौके पर मंदिर का पौरोहित्य श्याम महाराज जोशी और बालू महाराज जोशी ने किया। पालकी समारोह और सेवा को सफल बनाने के लिए अनिल दुबे, मोहन भगत, पांडुरंग भोयर, संतोष सहारे सहित राम भक्त हनुमान मंदिर, श्री साई राम भरोसे शिव भक्त मंडल, श्री शिव साम्राज्य प्रतिष्ठान, कालू माता मित्र मंडल, कालंका माता मित्र मंडल, ज्ञानेश्वर मंदिर और डाबकी रोड के सभी भक्तों ने कड़ी मेहनत की। अकोला मनपा की सर्वसाधारण सभा आज हंगामेदार रही। विषय पत्रिका के सभी विषय को मंजूरी दी गई, जबकि एक विषय को मंजूरी देने के लिए सभागृह में सदस्यों को मतदान करना पड़ा। विविध विषयों को लेकर संपन्न हुई महापालिका की सभा में आज जोरदार हंगामा देखने मिला। पिछली सभा का इतिवृत्त कायम करने के बाद महापालिका के बांधकाम विभाग द्वारा नगरोत्थान महाअभियान के तहत पहले से पूरे हो चुके सड़क के काम को मंजूरी के लिए महासभा में लाने और करोड़ों रुपए हड़पने के बांधकाम विभाग के प्लान को विपक्ष के नेता डॉक्टर जिशान हुसैन ने नाकाम करने का प्रयास किया। उन्होंने यह रास्ता पहले ही पूरा हो चुका है, इसका जीपीएस फोटो भी सभागृह के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन सभापति विजय अग्रवाल ने इस विषय पर जानकारी देते हुए विषय को मंजूरी दिलाई। मेसर्स मालानी कंबाइन के बेघर निवारा निर्माण कार्य के देयक अदायगी को लेकर सभागृह में काफी हंगामा हुआ। संबंधित ठेकेदार सत्ताधारियों का लाडला होने का आरोप विरोधियों ने लगाया। ठेकेदार को देयक अदा करने के लिए शासन ने महापालिका को निर्देश दिए हैं, ऐसी जानकारी आयुक्त ने देने के बाद स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल ने शासन के निर्देश का पालन करना महापालिका की जिम्मेदारी है, यह कहते हुए विषय को मंजूर करने के लिए सदन से अनुरोध किया, लेकिन विपक्ष ने इस विषय पर मतदान लेने का आग्रह किया। सदन में मतदान लेने पर विषय की मंजूरी के लिए 42 पार्षदों का समर्थन मिला, जबकि विरोध में 27 पार्षदों ने मतदान किया। इसके बाद इस विषय को मंजूरी दी गई। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक विकास योजना के अंतर्गत किए जाने वाले विकास कामों पर चर्चा के दौरान इस निधि के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन थिएटर में 15 करोड़ रुपए की लागत से 50 फीट ऊंचा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला निर्माण करने का प्रस्ताव प्रशासन द्वारा पूर्ण कर तुरंत शासन के पास मंजूरी के लिए भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना का सभी ने स्वागत किया। इसके बाद विषय पत्रिका के सभी विषय को मंजूरी दी गई। महापालिका में हमेशा चर्चा में रहने वाले शिवसेना पार्षद सागर भारूका ने आज आम सभा में बड़ा हंगामा किया। उन्होंने सीधे आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। इससे सदन हैरान रह गया। सागर भारूका ने आरोप लगाया कि भूमि अभिलेख विभाग के निलंबित अधिकारियों और महापालिका के अधिकारियों ने यह ओपन स्पेस घोटाला किया है। आइए देखते हैं सागर भारूका ने असल में क्या कहा। महापालिका में हमेशा चर्चा में रहने वाले शिवसेना पार्षद सागर भारूका ने आज आम सभा में बड़ा हंगामा किया। उन्होंने सीधे आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। इससे सदन हैरान रह गया। सागर भारूका ने आरोप लगाया कि भूमि अभिलेख विभाग के निलंबित अधिकारियों और महापालिका के अधिकारियों ने यह ओपन स्पेस घोटाला किया है। आइए देखते हैं सागर भारूका ने असल में क्या कहा। रुक्मणी नगर मेरे प्रभाग में आपने एक लेटर दिया, ऑर्डर दिया, नोटिस दी कि ये महानगर पालिका की जगह ये ओपन स्पेस है, बराबर। 2015 में माननीय आयुक्त साहब ने वो वापस ऑर्डर दिया कि नहीं, ये महानगर पालिका की जगह नहीं है, ये आपके मालकी की हक की जगह, आप वापर सकते, ठीक है। और तीसरी बार जब ये अभी चौकसी निकली, समिति आके गई हमारी कि 132 नक्शे गायब है, ओपन स्पेस गायब है, तो आनंद फानन में ये मेरा आरोप है, मेरा कहना है। अब आयुक्त साहब कुछ बोल रहे नहीं तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा, बोलना चाहिए, साहब ने जवाब देना चाहिए। वो चौकसी आने के बाद अब तीसरी बार आयुक्त महोदय अपना ऑर्डर बदल कर कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तुम्हारे मालकी के हक की जगह नहीं है, ये हमारे महानगर पालिका की है। ऐसा हो सकता है क्या? ये 3 ऑर्डर है, ये 2024 का माननीय आयुक्त साहब, ये घाटोलकर साहब की है, घाटोलेकर साहब की है, ये 2025, ये 8 तारीख, ये महीने की 8 तारीख, आज से 15 दिन, 2026, ये आयुक्त लाने साहब। ऐसा कैसा हो सकता है?
कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल है, मैं आप लोगों को विश्वास के साथ में कहता, इस प्रकरण में जो कोई भी अधिकारी शामिल है मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट दूंगा, सिविल और क्रिमिनल दोनों कंप्लेंट दूंगा मैं इनके खिलाफ, क्योंकि ये अकोला शहर के 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है मनपा प्रशासन का, मैं डायरेक्ट आरोप लगा रहा हूं। इनकी मिलीभगत है और वो ओपन स्पेस मेरे प्रभाग का जो है वो तो मैं खाली करा के रहूंगा, यानी खड़ा के रहूंगा। आज मगर वो भूमि अभिलेख में से वो मालक ने उसके नाम का 7/12 भी बन जाता, वो माल के हक भी दिखा सक रहा। अभी हमारा एक वो पवार साहब करके एक अभी उसके ऊपर गुना दाखल हुआ है, वही नकली कागज में। माननीय महापौर महोदया, सन्मान्य सदस्य सभागृहामध्ये अतिशय बेछूट बेलगाम आरोप करत सुटलेले आहेत। कोणताही विषय सभागृहाच्या पटलावर नाही, पडलावर नाही आहे साहेब। एक मिनिट, ज्या विषयासंदर्भात ते बोलत आहेत तो विषयच मला समजलेला नाही। ते यापूर्वी मला या विषयासंदर्भात कधीही बोललेले नाहीत। त्यांचं काही माझ्या पत्र साहब, आपने 8 तारीख नाही। को तुमने इसको शाम में इसके ऊपर उसको नोटिस भेजे कि ये तेरा माल के सन्मान्य हक महापौर नहीं है। महोदया, सन्मान्य माल के सदस्यांना अपनी कृपया महानगर आपण पालिका की जगह है या और 9 तारीख से सभागृहामध्ये तुम छुट्टी पे चले गए। तात्काळ त्यांना या हम विषयावर तुमको कहाँ चर्चा से बंद मिलेंगे, कहाँ से करण्यासाठी डिस्कशन करेंगे, आदेशित कहाँ से बात करावे। करेंगे आपसे। आप आणि अकोला में ते available कशाबद्दल नहीं है, बोलतायत? 15 दिन की लीव पे है। सन्मान्य हम सदस्य कहाँ से कशाबद्दल मिलेंगे बोलतायत आपसे? त्यांनाच कब कळत नाहीये। डिस्कशन करेंगे हम तुम्हारे से, हमको मी बात करने को समय तो ना आपका। माझी सभागृहाला विनंती आहे, सन्मान्य सदस्य अतिशय बेछूटपणे बेलगामपणे इथं बोलत सुटलेले आहेत। जिस जमीन का सागर भारूका ने जिक्र किया वह कभी सरकारी थी, बाद में प्राइवेट, तो वह फिर से सरकारी कैसे हो गई? हमने अभी देखा कि अधिकारियों यानी आयुक्त और महापालिका के कर्मचारियों ने इसमें काफ़ी हद तक हेराफेरी की। शिवसेना पार्षद सागर भारूका ने इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स आरआरसी न्यूज़ को दिखाए। साथ ही सागर भारूका ने दावा किया है कि आरआरसी न्यूज़ के ओपन स्पेस घोटाले को पब्लिक में लाने के बाद उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स मिले। आइए देखते हैं असल में यह मामला क्या है। पर जनता के प्रश्न रख रहा था मनपा में, आज जनसभा थी, उसमें आयुक्त तो अनजान बन रहा है। ये कागज है, तीनों ऑर्डर के ऊपर माननीय आयुक्त लाने साहब की सिग्नेचर है। 2024 का ऑर्डर लाने साहब का है, 2025, 26, ये तीनों कॉपी रहने के बाद मैं जब ये विषय पे बात कर रहा है, मनपा में क्वेश्चन कर रहा है, तो आयुक्त साहब अनजान बन रहा है कि क्या बात कर रहा है आप, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। तो हमारे विभाग से, नगर रचना विभाग से अकोला महानगर पालिका के ओपन स्पेस गायब हो गए, चोरी हो गए। ये बाहर वाले कर नहीं सकते जब तक कि हमारे अधिकारी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। मिली भगत के बिना अपने नाम पे नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है अपने प्रभाग में 12 नंबर में। वाशिम में आज अनुसूचित जाति के आरक्षण वर्गीकरण को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर एक बड़ा मोर्चा निकाला गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में झंडे और मांग वाली तख्तियां लेकर आरक्षण का वर्गीकरण करने की मांग करते हुए नारे लगाए। वाशिम में जिलाधिकारी कार्यालय पर मातंग समुदाय की तरफ से अनुसूचित जाति के आरक्षण को ABCD के तौर पर वर्गीकरण करने की मांग को लेकर एक बड़ा विरोध मार्च निकाला गया। इस मार्च में जिले के अलग अलग हिस्सों से समुदाय के हजारों लोग शामिल हुए। हाथों में झंडे और मांग वाली तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण को वर्गीकरण करने की मांग करते हुए जोरदार नारे लगाए। यह पक्का करने के लिए कि आरक्षण का फायदा समाज के सभी वर्गों तक बरोबर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को इस बारे में फैसला दिया था और राज्यों को 13% आरक्षण को वर्गीकरण करने के निर्देश दिए थे। इसके अनुसार हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों ने आरक्षण लागू किया। इसी तरह यह मांग की गई कि महाराष्ट्र सरकार मातंग समुदाय को आरक्षण दे और वर्गीकरण को तुरंत लागू करे। प्रदर्शनकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो वे आंदोलन तेज कर देंगे। न्यायालयाने 1 ऑगस्ट 2024ला संविधानाने दिलेल्या 13% आरक्षणाचं अ ब कडे मध्ये उपवर्गीकरण करून
उपेक्षित आणि वंचित असलेल्या घटकांना न्याय दिला पाहिजे आणि तशा पद्धतीचे त्या राज्यांना सुप्रीम कोर्टाने मुभा दिलेली आहे आणि त्या अनुषंगानं हरियाणा, पंजाब, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांनी या आरक्षणाचं उपवर्गीकरण करण्याचं तरतूद करून अंमलबजावणी देखील केलेली आहे. आमची महाराष्ट्र शासनाला विनंती अशी आहे, माननीय देवभाव असू द्या, सरकार असू द्या, की इतर राज्याच्या प्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये उपेक्षित 100 वर्ष मागे पडलेला हा जो मातंग समाज आहे याला खऱ्या अर्थानं मुख्य प्रवाहात आणायचा असेल, न्याय द्यायचा असेल तर या आरक्षणाचं उपवर्गीकरण करण्याची अंमलबजावणी तात्काळ येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये केली पाहिजे. अशा पद्धतीची आग्रही मागणी करण्यासाठी हा संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यातला समाज या ठिकाणी आलेला. आम्ही वंचित आहे. आम्ही गेल्या अनेक दिवसांपासून आम्हाला संधी मिळाली नाही. संविधानानं सांगितलेली सर्वांना समान संधी, सर्वांना समान न्याय या धर्तीवर आमचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला संधी न मिळाल्यामुळे साधारणतः 5.5% आरक्षणाची तरतूद न्यायमूर्ती बदर समितीने देखील केलेली आहे. शहर में महामानव का 50 फीट ऊंचा पुतला निर्माण हो रहा है। यह अत्यंत खुशी की बात है। इसके लिए एक समिति गठित करनी चाहिए, साथ ही दिव्यांग कक्ष को फिर से मनपा में स्थापित करना चाहिए। ऐसी मांग शिवसेना के पार्षद मनोज पाटिल ने सभागृह में की। आज महापालिका की आम सभा संपन्न हुई। सभी पार्षदों ने अपने अपने प्रभाग की समस्या सभागृह के समक्ष रखी, जबकि शिवसेना के पार्षद मनोज पाटिल ने दिव्यांगों की समस्या को सभागृह के समक्ष रखकर एक आदर्श निर्माण किया। सबसे पहले उन्होंने महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 50 फीट ऊंचे पुतले के निर्माण के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसके लिए समिति गठित करने का सुझाव दिया। साथ ही महापालिका में आने वाले दिव्यांग लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, यह देखते हुए फिर से दिव्यांग कक्ष महापालिका में स्थापित करने की मांग की तथा दिव्यांगों का भत्ता 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपए करते हुए दिव्यांगों को रोजगार देने हेतु शहर में 284 स्क्वायर फीट जगह उपलब्ध कराने की मांग की। यह दोनों ही मांग जल्द पूरी की जाए, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी भी उन्होंने देते हुए उनके प्रभाग की नाला सफाई की समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान देने की मांग मनपा प्रशासन से की। त्याच्यात मी त्यांना पूर्णपणे सहमत आहे। ज्या व्यक्तीच्या नावानं ही योजना आहे, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, हे त्यांच्या एका नावाने फक्त एकच हॉल आहे सांगितली, एकच हॉल आपल्या इथं उपलब्ध आहे पुरा महाराष्ट्रात। हे खूप मोठी गोष्ट आहे, म्हणून त्या हॉलसाठी हा निधी तिथं उपलब्ध व्हायला पाहिजे आणि त्याचा उपयोग हा खरोखर की गेल्या 9/2/2026 ला एक निवेदन मी दिलं होतं। त्याच्यानंतर त्याच्या आधी मी 6/2/2026 ला एक निवेदन दिलं होतं की आपल्या महानगरपालिकेच्या आत एक दिव्यांग कक्ष होतं, अपंगाचं कक्ष होतं। ते कक्ष आपल्या महानगरपालिकेतून आवारातून काढून दूर करण्यात आलेलं आहे। त्या दिव्यांगांना, त्या अपंगांना तिथं काही अडचण आली तर वापस त्यांना आपल्या महानगरपालिकेमध्ये यावं लागते आणि ते अडचण सोडवा लागते आणि परत त्या ऑफिसमध्ये जावं लागते। ते असे का केले यासाठी मी ते निवेदन दिलं होतं। त्यानंतर दिव्यांग जो बेरोजगार भत्ता आहे हा आपला महानगरपालिका 1200 रुपये देते। 1200 रुपयेचा हा 1500 रुपये व्हावा हे या ठिकाणी मी निवेदन दिलेलं आहे। आणि याच नंतर हे योजना सुद्धा आहे। त्यानंतर दिव्यांग योजना, दिव्यांग रोजगार योजनेसाठी 284 स्क्वेअर फुटाची जागा आपण फुटपाथवर त्यांना रोजगारासाठी देऊ शकतो, हा एक GR आहे। या सर्व गोष्टींचा पाठपुरावा करण्यासाठी मी 2-2, 3-3 निवेदन आपल्याला दिले, तरी याच्यावर कुठलीच कारवाई याच्यावर झाली नाही आहे। म्हणून माझं असं तुम्हाला वैयक्तिक मत आहे की बा दिव्यांग म्हणजे काय पहिले आपण एक समजून घ्यायला पाहिजे। हा दिव्यांग जो शब्द आहे, आधी या दिव्यांगाला अपंग म्हणत होते, पण दिव्यांग हा शब्द जो आहे ना, हा आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी हा इथं संबोधित केलेला आहे, त्यांनी दिलेला आहे। हा दिव्यांग शब्द म्हणजे ज्याला 2 हात नाही, ज्याला 2 पाय नाही, ज्याला चालायला अडथळा होतो, ज्याला चालायला आधार लागतो, बसायला आधार लागतो, उठायला आधार लागतो, अशा व्यक्तीला दिव्यांग आपण असं म्हणतो। पण तुम्ही दिव्यांग म्हणून फक्त त्याला हात नाही, पाय नाही म्हणून समजू नका। या इतिहासात पाहून घ्या तुम्ही, जर चांगल्यात चांगलं एकदम मजबूत समाजातल्या मजबूत माणसाने आत्महत्या केली आहे, पण कुठल्या दिव्यांगाने आजपर्यंत आत्महत्या केली नाही, याची कंडिशन आहे। माझं तुम्हाला वैयक्तिक वारंवार विनंती आहे आणि मी निवेदन दिलेलं आहे, या कॉपीमध्ये जोडलेलं आहे
मी तुम्हाला परत सांगतो, दिव्यांगाला आंदोलन करायला लावू नका. त्यांच्या सगळ्यात अगोदर त्यांचं जे सभागृह आहे ते सभागृह वापस आपल्या महानगरपालिकामध्ये आणा. ज्यांचे जे हाल होत आहेत ते हाल त्यांचे होणार नाहीत. इथून आपण सुरुवात करावी. आणि आयुक्त महोदय, आपण आणि सर्व सत्ताधारी पक्षांनी आणि आपण सर्वांनी दिव्यांगासोबत आहो हे ते आज दाखवून दिलं पाहिजे. आमची लढा हा अगोदरपासूनच दिव्यांगासाठी आहे आणि दिव्यांगासाठी आम्ही लढत आलेलो आहोत आणि लढत राहू. परंतु हे जे 4 मुद्दे आहेत, या 4 मुद्द्यावर कुठल्या तरी एका मुद्द्यावर आपण तात्काळ लवकर कारवाई करावी आणि बाकी मुद्द्यावर टप्प्याटप्प्याने कारवाई करावी ही या ठिकाणी मी विनंती करतो. तरीही आता मी निवेदन देणार नाही. परत मला मग तुम्ही म्हणसान की या विरोधात आहे. म्हणून मी तुम्हाला वारंवार सांगतो की या ठिकाणी दिव्यांगाचं जे कक्ष होतं ते वापस महानगरपालिकेत आणा. महापालिका के बांधकाम विभाग द्वारा महासभा के साथ धोखाधड़ी करने का एक सनसनीखेज मामला आज सामने आया है। नगरोत्थान महाअभियान के तहत पहले से पूरे हो चुके सड़क के काम को मंजूरी के लिए महासभा में लाने और करोड़ों रुपए हड़पने के बांधकाम विभाग के प्लान को विपक्ष के नेता डॉक्टर जिशान हुसैन ने नाकाम कर दिया है। खास बात यह है कि अधिकारियों ने सिर्फ 12.5 लाख रुपए की लागत वाले काम के प्रपोजल को 1 करोड़ रुपए दिखाकर बड़ा घोटाला करने की कोशिश की थी। नगरोत्थान महाअभियान के तहत संबंधित सड़क पर डामर रिन्यूअल कोट लगाने का काम पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन नगर निगम के बांधकाम विभाग ने इस काम को छिपाकर और इस सड़क का काम नया बताकर इसे मंजूरी के लिए महासभा के टेबल पर रख दिया। जब महासभा में चर्चा चल रही थी तब नगर निगम के इंजीनियरों ने सदन को झूठी जानकारी दी कि यह सड़क अगले 2 से 3 महीने में पूरी हो जाएगी। ऐसी झूठी जानकारी अभियंता अजय गुजर ने सदन को दी। ठीक उसी समय जब सदन के साथ धोखाधड़ी हो रही थी तब सदन में क्या हुआ, देखते हैं RRC न्यूज की विशेष पेशकश। कार्योत्तर मंजुरी घेण्यासाठी पहिले मंजुरी घ्यावी लागते. प्रशासनाचा खुलासा ऐकण्याच्या पहिले तुम्ही बोलले आणि प्रशासन का बोललं नाही असं सांगणं योग्य थोडी आहे. ये तो मैं नीरज भाऊ, ये तो बहुत खुशी की बात है कि पुराना जमाना नहीं था, सभागृह नहीं थे, जब लिखी जाती थी मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा 11:43 से 11:30 को मीटिंग शुरू हुई, 12 मिनट की रिकॉर्डिंग निकाल के देखना है. अभी माननीय सभापति महोदय का बोलना यह है कि प्रशासन ने अपना खुलासा किया ही नहीं, वो बोलने वाले थे, तुमने पहले बोल दिए. 12 मिनट की रिकॉर्डिंग देखिए, गुजर साहब का जवाब पूछे, मैंने स्पेसिफिकली पूछा था रोड बन चुका क्या, तो कितने दिन में बनेगा, तो 15 दिन में नहीं बनेगा, आपकी अनुमति के बाद में सभागृह ने का ठराव पास किया तो 3 महीने के अंदर बनेगा. मेरा वापस से बोलना है, मैं वापस बोल रहा हूं, मैं ये जो बात बोल रहा हूं ये अगर गलत और झूठी निकली तो आज पद से राजीनामा देने को तैयार हूं. नहीं तो सभापति महोदय ने बोलना कि सभागृह नेता गुजर साहब ने जो बोले उन्होंने राजीनामा दे. झूठ. ये विषय क्रमांक 2 है ना अध्यक्ष, इसके बारे में कुछ मालूमात प्रशासन को बोलना. हमको क्या है, पहले ऐसा लिखा हुआ था कि 24-25, 25-26 की निधि है. 24-25, 25-26 की निधि में डामर रोड के बारे में कुछ बात की थी. अब आज पत्र ऐसा है कि वहां पे काँक्रीटीकरण करना है, काँक्रीटीकरण करने की परवानगी दो. गुजर साहेब त्यांना माहिती द्या. सन्माननीय सभागृह, सदर काम हे मूळतः नगरोत्थान महाअभियान 25-26 अंतर्गत सोनी कॉलनी मधलं काम मंजूर होतं. या कामाची किंमत 10 लाख डांबरचा रिन्युअल कोट होता, कार्पेट सील कोट एवढाच कोट होता. त्या ठिकाणी सीवर लाईन टाकल्यामुळे त्याचा बेस फाउंडेशन हा पूर्णतः विस्कळीत झाला. त्याच्यामुळे कॉन्क्रीट रस्ता आणि स्थानिक नागरिकांची कॉन्क्रीट रस्त्याची मागणी आहे. तर तो कॉन्क्रीट रस्ता जर करायचा असेल तर सब सरफेस उसका स्ट्रांग होना जरूरी है. और पहला जो प्रोविजन था वो केवल 10 लाख की थी और रिन्युअल कोट था, उसमें कोई भी बेस की प्रोविजन नहीं थी, इसलिए कॉस्ट डिफरेंस आ रहा है. सेम केस इज विथ इसके लिए, सेम वही केस के लिए, इसलिए बड़ी कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा है.
इसलिए महासभा के सामने रखा। तो जो एक 10 लाख का रोड था, एक 12.5 लाख का रोड था, वो रोड का कॉस्ट बढ़ गया। इसके लिए हम चाहते हैं कि हम महासभा की परवानगी ले, ताकि वो काम जो पहले 24, 25, 25, 26 में डामर का था, उसको अभी हमको कांक्रीटीकरण करना है। ये मुद्दा है। महासभा अगर परवानगी देंगी तो हम आगे कर लेंगे। ये कितने दिनों में काम हो जाएगा? ये होईल का? पण ते कितना समय लगेगा? हेलो, आपकी मंजूरी के बाद में पहले काम कैंसिल करना पड़ेगा और उसको टेंडर प्रोसीजर करके करना पड़ेगा। अब एक मिनट आजाद भाई, एक मिनट, बहुत गंभीर विषय है, 2 मिनट मेरी बात सुन लो। अभी गुजर साहब का बोलना यह है कि वो काम जो पहले 10 लाख और 12.5 लाख, 22.5 लाख का था, वो काम आप हमको मंजूरी दो, और मंजूरी देने के बाद में 2 से 3 महीने में हम उसको कांक्रीटीकरण करके दे देंगे। आयुक्त महोदय, ये मैं आज सुबह वहां जाने के पहले, यहां आने के पहले, एक मिनट, इसमें का एक मिनट, आप बोलिए, मुझे बोलिए, बीच में मत बोलिए। ये जो रोड है, इसका मैं अभी आपको सर्वसाधारण सभा में हर सदस्य को, अपने ग्रुप होगा तो व्हाट्सएप पे डालता, ये कांक्रीटीकरण हो चुका है। वहां पे एक रोड बना हुआ है आज, एक मिनट, वो रोड वहां पे बना हुआ है। आज का जीपीएस टैग फोटो में लेकर आया हूं मेरे पास, 23 जून 2026 सुबह 9:25 जीपीएस टैगिंग के साथ में। यहां पे मौजूद किसी को भी अगर शंका होगी तो साथ में भी चल सकता है। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि ये काम अगर पहले हो चुका, डामरीकरण का प्रस्ताव होता नगर उत्थान में, उसको कांक्रीटीकरण प्रशासन बोलता कि हमको करने की परवानगी दो, और आगे जाके वो पिछला बिल निकलेगा नहीं निकलेगा पता नहीं, एक और बिल निकालने के लिए पास में आ गए। हमारे दिमाग में शंका ये आती कि जो बना हुआ रोड है उसका वापस बिल निकाल रहे क्या? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि डामरीकरण से कांक्रीटीकरण करने का अगर निर्णय लेना है और काम हो चुका है, तो प्रशासन ने किसी स्थायी समिति की, आम सभा की परवानगी ली थी क्या? जे साईज त्याच्यामध्ये ठरली, पहिल्या कॉन्ट्रॅक्टरनी कोण काम केलं, कशासाठी केलं, तो रस्ता खराब होता की चांगला होता, याच्यासाठी तुम्हाला अनेक मार्ग आहेत। ज्या दिवशी या रस्त्याचं पेमेंट निघेल त्या दिवशी माहितीच्या अधिकारातून त्याला घ्या, किंवा त्याला जर जास्त पैसे दिले गेले, हे सगळे मुद्दे भ्रष्टाचाराचे काम सुरू होण्यापूर्वी कसे होऊ शकतात? सभागृहामध्ये विरोधी पक्ष नेत्यांनी विरोध केला पाहिजे, जे आमचं चुकलं त्याला, पण सभागृहाची दिशाभूल करू नये की प्रशासन सगळं काही चुकीचं करते आहे आणि आम्ही ते उघड्या डोळ्यानं पाहतोय, असं नाही आहे। आणि म्हणून आयुक्त साहेब, माझी विनंती आहे की यामध्ये तुम्हाला ज्याची मान्यता लागत असेल, नव्याने तुम्ही आता प्रस्ताव ठेवला, त्याच्यावर आम्ही विचार करून योग्य तो निर्णय देऊ। धन्यवाद। दीनदयाल अंत्योदय योजना में निर्माण किए गए राष्ट्रीय नागरिक उपजीविका अभियान के तहत बेघर नागरिकों के लिए दी जाने वाली सेवा, सुविधा, खान पान तथा देखभाल दुरुस्ती में बड़ा घोटाला होने का आरोप कांग्रेस के पार्षद आजाद खान ने आज की महासभा में लगाया। ये आपका विषय हो गया। तो 2020 में ये जो कॉन्ट्रैक्टर ने बिल निकाला, तो ये तो लॉकडाउन लगा था। गंभीर विषय है, कोई लोग नहीं। वहां पर मैं जाके आया, वहां पर अभी वीडियो देख लो, आप सुनना हुआ तो आपको, मैं खुद जाके आया वहां पर। ये देखो क्या बोलती ताई, क्या बोलती देखो, वो खुद देखे, वहां कोई लोग नहीं है, सिर्फ 20 लोग है वहां पर, 20 लोग है वहां पर, और 20 लोग वो भी कहाँ के, कर्नाटक झारखंड के, उनका आधार कार्ड है, इनके पास में कोई इसका व्यवहार नहीं है। 2000, अरे आप पूरी मेरी बात समझो, मैं, अरे देश के नहीं, ऐसा नहीं ना, अरे भी तुमको जब उसके अंदर GR पढ़ लो आप, नागरिक उसके अंदर नागरिक शहर के होना, देश के मान लिया तो लोग तो होना वहां पर। वो जो है ये फंड निकला, तो इसकी मेरे को जानकारी तो होना ना पूरी भाई। इसके अंदर जानकारी आयुक्त साहब तुमचे अंदर टिकिन मध्ये चालते ही, तुम ये बताओ सर आयुक्त साहब मेरे को, ये इतना पेमेंट लिखा 2020 में तो लॉकडाउन था, फिर पेमेंट कहाँ से निकला है? 11,26,750 रुपए लॉकडाउन लगा था ना 2020 में। तो 23 मार्च को लॉकडाउन लग गया, तो फिर ये बिल कैसा निकला? 23 मार्च के बाद में 24 या 25 मार्च के दिन ये बिल कैसा निकला?
सुन लो जी ये नहीं, ये पेमेंट कैसा निकला? अरे भाई ये पेमेंट निकला, इसकी बात कर रहा, ये तुम्हारा विषय नहीं है बांधकाम का। ये पेमेंट निकला, ये किरान जो महिला बचत गण है, किरान महिला बचत गट जो है उसका मेरे को जवाब दो, उसने अपने कागज देने को उन्होंने मेरे को, सन्माननीय उसने महापौर मेरे को महोदया, संस्था के कागज दे दिए। कांग्रेस पार्षद आजाद खान ने आज की आम सभा में मांग करते हुए कहा कि बेघर लोगों को सही भोजन भत्ता मिले, यह उनके हक की लड़ाई है, न कि उनके हक पर कोई हमला हो। आजाद खान ने महासभा में इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया ताकि कोई गरीबों की थाली से उनका खाना न छीने। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद इस बेघर शेल्टर का दौरा किया और सभी पार्षदों को यहां जाने की जरूरत बताई। यह सुविधा उन लोगों के लिए अच्छी है जिनका कोई नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्षद आजाद खान ने गंभीर आरोप लगाया है कि वहां लाखों रुपए का भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने मांग की है कि इन सभी मामलों की जांच करके गरीबों को इंसाफ दिया जाए। आजाद खान ने लाखों रुपए के इस घोटाले की जांच की गंभीर मांग की है। इस मामले में निविदा प्रक्रिया को क्यों बाईपास किया गया और क्या सच में इतने सारे लोग वहां रहते हैं, यह खोज का विषय है। विषय था जिस पे आपको रोक दिया गया। मेरे को इसलिए रोक दिया गया, जो संत गाड़गे बाबा योजना, बेघर योजना जो निवासी था, तो उसके अंदर अत्यंत कालाबाजारी है, अत्यंत कालाबाजारी है। और इसके अंदर विषय के अंदर ऐसा ये 4.5 कोटी का आशियाना बना बेघर घरों के लोगों के लिए रहने के लिए। वहाँ रह रहे झारखंड के लोग, उड़ीसा के लोग, मध्य प्रदेश के लोग रह रहे, शहर के लोग रह रहे नहीं। और जो 90 रुपये ये लेते थे पर व्यक्ति, तो 80 लोगों का ये रोज का पेमेंट निकाल रही है। तो 2020 में लॉकडाउन लगा था, उनको मैंने ये सवाल पूछा कि भाई 2020 में तो लॉकडाउन लगा था, फिर तुमने इसका पेमेंट कैसा निकाले? तो इन्होंने पहला पेमेंट निकाले 11,26,750। अब 21 में निकाले 13,54,719 रुपये। 2022 का पेमेंट निकाले इन्होंने 18,71,289 रुपये। और 23 में निकाले 14,47,131 रुपये। और 24 में निकाले 24,44,396 रुपये। और सन 25 में निकाले 25,98,245 रुपये। और अभी चालू मई से लेके 26 तक 6,32,167 रुपये ये निकाले। कोई इसका निविदा नहीं इनके पास में, न कोई इसको दिया। कौन दिए? ये था किरान महिला बचत गट, इसने इसका मैंने पूछा भाई बायोडाटा 80 लोग जो तुम पाल रहे तो वो तो बताओ। और जो संस्था जो लोग फ्री में डाल रहे ये सिर्फ बिल पर है, ये पैसा गीसा निकाल रहे, इसका कोई इनके पास में लेखा है ना जोखा है। पर व्यक्ति 190 रुपये ले रहे ये, बाकी उसको कोई मीनिंग नहीं है। उनको मैंने बोला 7 साल का ये पेमेंट निकला तो कैसा निकला? टोटल अमाउंट निकली 1,15,00,000 रुपये। अभी लगभग 7 साल में इन्होंने निवेदा कोई यानी इसका 80 लोगों का पेमेंट निकल रहा। और जबकि ये 80 लोगों का पेमेंट निकल रहा, पर व्यक्ति 190 रुपये से निकल रहा, तो फिर पेमेंट अभी लोगों निकला तो कैसी संस्था फिर 80 लोगों का बैठ आटा पाता, दूसरी संस्था उनको खाना परोस रही, सब परोस रही, और ये इसका बिल निकाल रहे। तो मेरे को रिकॉर्ड बताओ ना भाई, तुम दे रहे तो वहाँ पर 80 लोग कौन थे बताओ ना, वहाँ पर खाना खिला रहे तो वो भी नहीं बता रहे ना, ये भी नहीं बता रहे, इसलिए इनको सब गृह में रोका गया। और इसके अंदर आदेश आयुक्त साहब ने बोले भी थे, इनको आदेश दिए थे 27/11/2025 को बेघर निवास अकोला इथे फूड क्वालिटी तसेच बाकी प्रॉपर्टीचे चेक करण्यासाठी 5 लोकांची समिती करण्याचे सूचना दिल्या आहेत। तसेच या समितीने दर 15 दिवसाचे बेघर निवारांना सपने करण्यात यावी याची सूचित केले। और इन्होंने जो 4.5 कोटी का बनाया, तो मैंने वीडियो निकाला वहाँ पर, बोलते बहुत स्वच्छ बनाई। 4.5 कोटी का जो वीडियो निकाला वहाँ पर मैंने बनाई इन्होंने, तो आपको मैं बताऊँगा इसके बारे में। तो वीडियो दे देना हमको आपने। आपको मैं वीडियो दे दूँगा वो। तो इन्होंने क्या किए, इसका मेरे को लेकर जो का दे रहे नहीं, 80 लोगों का बोलते पेमेंट निकला, तो मेरे को पता नहीं कौन है इन्होंने, मैं इतना मेरे इतना बोलना है बस। ताल, मृदंग और वीणा की गुंज के बीच रुक्मिणी माता की जय के जयघोष से शुक्रवार 19 जून को कौंडिन्यपुर नगरी भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गई। विदर्भ की प्राचीन राजधानी और श्री रुक्मिणी माता के मायके के रूप में प्रसिद्ध श्री क्षेत्र कौंडिन्यपुर से 432 वर्षों से चली आ रही अखंड परंपरा के तहत रुक्मिणी माता की पालकी हजारों वारकरी, श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की उपस्थिति में पंढरपुर के लिए रवाना हुई। श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति की ओर से माता की विधिवत पूजा अर्चना कर साड़ी चोली अर्पित की गई और परंपरा के अनुसार मायके से बेटी को ससुराल विदा करने की भावपूर्ण रस्म निभाई गई। इस दौरान कई भक्त भावुक नजर आए। पालकी यात्रा के दौरान गांव के विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों ने रंगोली, फूलों की वर्षा, आरती और पूजन कर श्रद्धा व्यक्त की। जगह जगह शरबत वितरण किया गया, जबकि महिला भजन मंडलों ने फुगड़ी और भक्ति गीतों से माहौल को भक्ति रस से भर दिया।
कौंडण्यपुर से पंढरपुर तक का यह पालकी समारोह केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि विदर्भ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। 432 वर्षों से निरंतर चल रही यह परंपरा आज भी हजारों वारकरियों को भक्ति, श्रद्धा और संस्कारों की प्रेरणा दे रही है। कांग्रेस की पूर्व विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर की तरफ से हर साल कौंडण्यपुर से पंढरपुर तक विट्ठल रुक्मिणी पालकी निकाली जाती है। इस वर्ष भी निकाली गई पालकी का सोमवार 22 जून को अमरावती शहर में आगमन हुआ। इस अवसर पर यशोमती ठाकुर, सीपी राकेश ओला और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पालकी की पूजा अर्चना की। अमरावती से पालकी पंढरपुर के लिए रवाना होगी। शहर के अकोटफैल पुलिस थाने की हद में आने वाले अन्नाभाऊ साठे नगर परिसर में रविवार रात को दो गुटों के बीच हंगामा हुआ। सोमवार की रात फिर भड़क गया था, लेकिन पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पहुंचते हुए स्थिति नियंत्रण में लाने से बड़ा अनर्थ टल गया। अकोटफैल पुलिस स्टेशन अंतर्गत कादरीपुरा परिसर में रविवार को कबूतरों के घर तथा छत पर बैठने तथा इन्हें उड़ाने के मामूली मुद्दे पर विवाद हुआ था, लेकिन विवाद को उस समय निपटा दिया गया था। लेकिन रात 11 बजे के दौरान एक बार फिर इस परिसर में दो गुटों के लोग आमने सामने आए और पत्थरबाजी की गई, जिसके कारण परिसर में लोगों में दहशत का माहौल बन गया था। घटना की जानकारी मिलते ही अकोटफैल पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। घटना की जानकारी लेने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पहुंचे थे। मामले को नियंत्रण में करने के बाद पुलिस ने एक गुट के विशाल गालफाड़े, विक्की गालफाड़े और दूसरे गुट के शेख शबरेज व दानिश के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया। परिसर में आरसीपी जवानों को भी तैनात कर दिया गया था। अकोटफैल पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इलाके में पूर्ण रूप से शांति है। हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। शहर में आज से 2 दिन रहेगा संत शिरोमणि श्री गजानन महाराज की पालकी का मुकाम। आज पालकी का शहर में जगह जगह किया गया जोरदार स्वागत। डाबकी रोड परिसर के गजानन महाराज मंदिर के सामने पालकी का जंगी स्वागत। पालकी में शामिल वारकरियों के लिए ठंडा शरबत व कोल्ड ड्रिंक का वितरण। शहर में जल्द बनेगा महामानव का 50 फीट ऊंचा पुतला। बेघर निवारा केंद्र का देयक अदा करने के लिए मनपा के सभागृह में लेना पड़ा मतदान। ओपन स्पेस घोटाले को लेकर शिवसेना के सागर भारुका का बड़ा आरोप। बोले 1000 करोड़ का शहर में हुआ ओपन स्पेस घोटाला। अनुसूचित जाति के आरक्षण वर्गीकरण को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर वाशिम शहर में निकला विशाल मोर्चा। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।